इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज निबंध बूस्टर सीरीज के अंतर्गत हम पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण के किसी भी तरह के निबंध को आप यदि बूस्ट करना चाहते हैं तो उससे संबंधित बहुत सारी चीजें आज हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। बस जरूरत है तो दो चीजों की, एक आपकी लेखन शैली की और दूसरा अभ्यास की। यदि आप ये दोनों चीजें अच्छी तरीके से कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। चलिए आज की क्लास हम अपने दो उद्देश्य, सीधी बात, नो बकवास और मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पर्यावरण बूस्टर के अंतर्गत देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें देखनी है। सबसे पहले निबंध का विषय, किसी भी तरह का निबंध हो, जो चीजें मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, यदि आप इसको ध्यान में रखते हुए पर्यावरण से संबंधित किसी भी तरह के निबंध में यूज करते हैं तो आप निश्चित रूप से अच्छे नंबर लाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो सबसे पहले देखिए किस तरह के सब्जेक्ट आते हैं। जलवायु परिवर्तन, संकट एवं समाधान, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, निबंध उठाए हैं। दूसरा, सतत पर्यावरण बनाम आर्थिक विकास। तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक संकट। तो पर्यावरण से संबंधित इस तरह के टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रस्तावना, पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रस्तावना में आप किस तरह के कोटेशन, किस तरह की पंक्तियां लिख सकते हैं, उससे संबंधित कुछ बातें हम आपको उपलब्ध कराना चाहते हैं। सबसे पहला कोटेशन, प्रसन्नता की प्रथम शर्त यह है कि मनुष्य और प्रकृति के मध्य जुड़ाव नहीं तोड़ा जाएगा। टॉलस्टॉय ने यह कहा है। हम अपने पूर्वजों से पृथ्वी का वंशानुगत अधिकार नहीं प्राप्त करते, हम इसे अपने बच्चों से उधार लेते हैं। नेक्स्ट कोटेशन है, यदि हम पर्यावरण को नष्ट करते हैं तो हम समाज को नहीं बचा पाएंगे। मार्गरेट मीड साहब ने यह कहा है। आप इनका रेफरेंस देके ऐसे कोटेशन लिखकर अपनी निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, किसी के लालच को नहीं। महात्मा गांधी जी का यह कथन है। इसी तरह का कथन देकर यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है निबंध पर। आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने कुछ पंक्तियां आती हैं जो पर्यावरण से संबंधित है। यदि आप पर्यावरण निबंध की शुरुआत पंक्तियों से करना चाहते हैं, कोटेशन मैंने आपको पीछे उपलब्ध करा दिया, अब कुछ इसी तरह की पंक्तियां उपलब्ध करा देता हूं। और यहां पर उपलब्ध कराने का मतलब यह है कि मैं आपको कुछ हेडिंग दे रहा हूं और आप चाहें तो इसी तरह A4 साइज के पेपर में पर्यावरण से संबंधित, कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, यदि किसी भी तरह की पंक्तियां मिलती हैं, कोटेशन मिलती हैं, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इनके अलावा वो आपको और अधिक फ्रूटफुल होंगी। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है, बादल बादल आग लगी थी, छाया तरसे छाया को, पत्ता पत्ता सूख चुका था, पेड़ बेचारा क्या करता। ठीक है, इसी तरह की अन्य पंक्ति है, वन धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। ठीक है, अब पर्यावरण और संविधान से रिलेटेड, जैसे नेक्स्ट ये आप यदि पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी ऐसे आता है तो आप वहां पर संविधान का उल्लेख कर सकते हैं। संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है कि किसी भी तरह का निबंध पूछा जाता है, यदि आप में लेखन कला है, लेखन शैली है, तो आप एक पैराग्राफ निश्चित रूप से आप संविधान में लिख सकते हैं। ठीक है, दैट थिंग इज डिपेंड ऑन योर ऐसे राइटिंग, कि आप किस तरह से निबंध लिखते हैं, ये उस बात पर निर्भर करता है। जैसे आर्टिकल 44 का यदि पर्यावरण से संबंधित कोई बात आता है तो आप उल्लेख कर सकते हैं। राज्य को पर्यावरण संरक्षण सुधार करने के साथ वन तथा वन जीवन की सुरक्षा का प्रयास शामिल है। इसके अलावा 51A(G), सबसे अच्छी बात यह है कि जो चीजें आपको याद है उन्हीं से मैं आपको बस तरीका बता रहा हूं कि इनका यूज कैसे करना है। जैसे आर्टिकल 51A(G) में जंगल, झीलों, नदियों, वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार की बात की गई है। इसी प्रकार आर्टिकल 253 में संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों एवं सम्मेलनों से संबंधित कानूनों को लागू करने का अधिकार दिया गया है। तो आप बोल सकते हैं कि आज के टाइम में कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय समझौते देखे गए हैं जहां पर्यावरण सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल 255 को लिख सकते हैं, जल कानूनों को पारित करने संबंधी शक्ति। तो पर्यावरण का ही पार्ट है जल, तो आपको जहां जल के बारे में, उसके संरक्षण से बारे में बात लिखनी है, आप इस आर्टिकल को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जब हम, तो हमारे सामने पर्यावरण से संबंधित डाटा है।
ये डाटा मैं आपको कुछ दिन में या तो अलग से सभी निबंधों की डाटा उपलब्ध कराऊंगा, और मैंने यहाँ पर आपको हेडिंग दे दी है। हेडिंग इसलिए दे दी है कि आप इससे संबंधित कोई भी डाटा आपको मिलता है तो आप लिखिए। मैं अभी इससे संबंधित कोई डाटा आपको उपलब्ध नहीं करा रहा हूं, ये आपका वर्क है, और आपको गूगल से या अन्य जगह से सर्च करके कहीं भी पढ़ते हुए, किसी भी विषय के बारे में पढ़ते हुए पर्यावरण से संबंधित कोई डाटा मिलता है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं चौथे नंबर पर। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो पर्यावरण से संबंधित कुछ योजनाएं हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा आप कर सकते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की बात कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय और राज्य कार्य योजना जो 2008 में बनी थी उसकी बात कर सकते हैं, राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 में आई थी उसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पर्यावरण को प्रभावित करने वाले, जो बड़े स्तर पर पर्यावरण को प्रभावित करने वाली कुछ घटनाएं हुई हैं, तो आप इन घटनाओं का कुछ लिखिए कि पर्यावरण को इतना नुकसान हुआ है और भूतकाल में भी हमें इस तरह की कई घटनाएं देखने को मिली हैं। यदि मनुष्य अपने में सुधार नहीं करता है तो इस तरह की कई चीजें हमें भविष्य में भी देखने को मिल सकती हैं। जैसे ऐसे उदाहरण दे दीजिए, भोपाल गैस कांड 1984, पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ था ये किसी से छिपा नहीं है। नेक्स्ट, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 यूक्रेन से संबंधित है। फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना जापान, आज तक लोग भुगत रहे हैं, पर्यावरण इतना बड़ा नुकसान हुआ था, आप सोचिए। उसके बाद कच्छ का भूकंप जो आया था 26 जनवरी 2001, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को आप उदाहरण के तौर पर यूज कर सकते हैं। क्या होता है कि जब आप कोई चीज लिखते हैं और उसके बाद कोई उदाहरण डाल देते हैं, कोई फैक्ट डाल देते हैं, तो पढ़ने वाले को भी ऐसा लगता है कि आपने मजबूती से अपना पक्ष उसके सामने प्रस्तुत किया है, और वो जब इस चीज को पकड़ता है तो आपको अच्छे नंबर देता है वो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो पर्यावरण से संरक्षित कुछ वित्त संस्थाएं हैं जो वर्ल्ड लेवल पर बनी हैं, जैसे ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी GEF UNFCCC द्वारा इसको बनाया गया था, इसको आप यूज कर सकते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड का आप यूज कर सकते हैं। कैंपा फंड है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। वन संरक्षण के लिए किस तरह से प्रयोग होता है, ग्रीन क्लाइमेट किस तरह से वायु से होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए जो अविकसित राष्ट्र हैं उनको किस तरह से धन उपलब्ध कराता है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं जब आप समाधान की बात कर रहे हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं, तो एक पैराग्राफ आपको लिखना ही चाहिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास पर्यावरण के संदर्भ में। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके आयाम खुल जाते हैं और पढ़ने वाले को भी लगता है कि ये हर जगह से जुड़ा हुआ है, और ऐसा ही होता है। ठीक है, IUCN पर्यावरण संरक्षण एवं गरीबी निवारण एक साथ हो, ये बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये WWF के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसके बारे में आप उल्लेख कर सकते हैं। IPCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट देने वाली संस्था है, तो कौन सी रिपोर्ट दी है, आप यदि करंट अफेयर्स से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, और पता भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रमुख सम्मेलनों की कुछ जानकारियां मैं आपको उपलब्ध करा देता हूं। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम 1972 में हुआ है, ये आप पढ़े भी होंगे, इसका उल्लेख कर सकते हैं। अर्थ समिट, आप ध्यान रखिएगा, मैं केवल आप लोगों की इतनी हेल्प कर रहा हूं कि आपको यदि इतने शब्द भी याद हो गए तो आप इनका यदि सही ढंग से प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अर्थ, ये सब चीजें आप पढ़े हुए हैं, बस मैं एक बार रिमाइंड करने के लिए इनको एक साथ करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अर्थ समिट 1992 में हुआ था, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास संबंधी सम्मेलन, 3 सम्मेलन हुए थे, सबको पता है। UNFCCC, इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक ताप वृद्धि में कमी लाना, इसको आप सॉल्यूशन में लिख सकते हैं जब आप समाधान लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद IG सम्मेलन जैव विविधता से संरक्षण से संबंधित बात करता है। कार्टिजीना प्रोटोकॉल में जैव तकनीकी सुरक्षा से बात करता है। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों का सामान बंटवारा हो, ऐसी बात करता है, तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से संबंधित बातें करता है, तो ये चीजें लिखकर आप अपनी बात को और अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से बात करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आती हैं पर्यावरण से संबंधित संरक्षण है, तो भारत ने क्या क्या प्रयास किए हैं उस पर एक नार। तो भारत ने कुछ अधिनियम बनाए हैं, कौन कौन से अधिनियम बनाए हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अवैध शिकार और व्यापार नियंत्रण हेतु बनाया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाया गया है। जैव विविधता अधिनियम 2002
ये भी पर्यावरण से संबंधित है। कुछ अधिनियम के अलावा कुछ संस्थागत प्रयास भी किए गए हैं। कौन कौन से? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन कब किया गया? 2010 में। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा बेसिन प्राधिकरण बनाया गया है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो बनाया गया है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि भारत ने 2 आधार बनाए हैं पर्यावरण संरक्षण करने के लिए, एक अधिनियम के थ्रू कर रहा है और संस्थागत प्रयास के थ्रू कर रहा है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव होता है। कभी कभी यदि ग्लोबल वार्मिंग आ जाता है या कुछ उससे संबंधित, तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है। मौसम संबंधी चरम घटनाओं में वृद्धि हो जाती है, जैसे वैश्विक तापमान बढ़ जाता है, वर्षा में परिवर्तन होता है, बाढ़ सूखा होता है, हीट वेव्स होती हैं। समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, तो हीट से बर्फ पिघलना, अतिरिक्त वर्षा होना, ऐसी घटनाएं होने लगती हैं। महासागर का अम्लीकरण बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने से अम्ल में वृद्धि होती है। भूदृश्य में परिवर्तन होता है, आर्कटिक महासागर के बर्फ मुक्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष कई तरह के संकट उत्पन्न हो जाते हैं, मौसम और वनस्पति के रूप में। प्रजातियों के अस्तित्व में कई तरह के संकट उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये चीजें आप प्रभाव में लिख सकते हैं। मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं। कई तरह की बीमारियां, अत्यधिक गर्म, वायु, लू से मृत्यु दरों में वृद्धि हो रही है। संक्रामक बीमारियों का प्रचार हो रहा है। गर्म तापमान से सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व बना रहता है। नए क्षेत्रों में बीमारियों का प्रसार हो रहा है। आर्थिक क्षति कौन कौन सी होती है जलवायु परिवर्तन से? वैश्विक ना कि देश, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 5 से 20% तक खर्च बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद तीव्र चक्रवात जैसे हरिकेन या और मूसलाधार वर्षा के कारण संपत्ति, अवसंरचना को भारी नुकसान होता है। यदि हमारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें कि कोई भी हम फ्रूटफुल वीडियो डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा का पर कौन सा प्रभाव बढ़ता है। तो कृषि उत्पादकता पर क्या होता है? तापमान, वर्षा आदि में असंतुलन के कारण उत्पादन का स्तर कम हो जाता है। पोषण संबंधी सुरक्षा में क्या प्रभाव पड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ने से गेहूं, सोयाबीन, चावल में प्रोटीन, खनिज की कमी की मात्रा हो जाती है। सोचिए, आप इस तरह के उदाहरण लिखेंगे तो स्वाभाविक रूप से अच्छा लगेगा। मत्स्य पालन का प्रभाव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पशुधन पर जो है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या क्या होता है? मौसम पर क्या होता है? तटीय क्षेत्रों में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान वृद्धि होने की आशंका है। मानसून विच्छेद दिवसों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, उससे भी नुकसान हो रहा है, खेती से लेके हर चीज को। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में क्या हो रहा है? वर्षा सर्वाधिक वृद्धि हो रही है। तो उत्तराखंड जैसे बाढ़ अभी कुछ दिन पहले हमने देखा है, ऐसे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं भारत को। अब कृषि में क्या है? 2030 तक $7 बिलियन का नुकसान पहुंचने का अनुमान लगाया गया है एक संस्था के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्षा की अधिकता से पर्णपाती वन जो सदाबहार वनों में परिवर्तित हो रहे हैं। कितना बड़ा नुकसान है कि जो पर्णपाती वन है वो सदाबहार वनों में परिवर्तित हो रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन है। होते ये परिवर्तन धीरे धीरे हैं, लेकिन बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बाढ़ में होने वाली मृत्यु के साथ जल एकत्रीकरण से रोग कई तरह के बढ़ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं अपने आसपास। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के प्रयास कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक संसाधनों का सीमित प्रयोग करना चाहिए। प्रगति अनुकूल विकल्पों की खोज करना चाहिए, जैसे पवन ऊर्जा। ये जब आप समाधान लिख रहे हो तब इस तरह की चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इतिहास। सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में ऑड इवन के साथ बोला भी जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि ठंड ऋतु में बिल्कुल गैस टैंक बन जाती है दिल्ली। ठीक है ना, तो वहां पर यही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें, जिससे प्राइवेट गाड़ी वाहनों का कम प्रयोग हो, जिसके कारण प्रदूषण कम हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मॉडल के वाहनों का प्रयोग किया जा सकता है, कर रहे हैं। दिल्ली में आपको देखने को मिल रहा है। अपशिष्टों का पुनर्चक्रीकरण करना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण स्वच्छ रहे। ठीक है, भारत की हरित कार्रवाई देखिए, भारत ने कौन कौन से पर्यावरण संरक्षण हेतु कदम उठाए हैं। ठीक है, तो वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशन चलाए गए हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण मिशन की मैं चर्चा यहां पर कर देता हूं। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन,
हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। उसके बाद परफॉर्म अचीव ट्रेड योजना चलाई गई है। क्यों चलाई गई है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नियंत्रण के लिए। इन सब का प्रयोग करिए आप। पर्यावरण प्रभाव आकलन, सामाजिक आर्थिक मानव स्वास्थ्य को, इसके लिए एक इसकी रिपोर्ट निकलती है, इनका आप लिख सकते हैं यदि भारत के संदर्भ में कोई पर्यावरण से संबंधित निबंध आपसे पूछा जाता है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम किया गया है, ये भी संरक्षण के लिए भारत का अच्छा प्रयास है, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो जलवायु परिवर्तन एवं तकनीक से संबंधित कुछ बातें कैसे कर सकते हैं। यदि हम ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी को महत्व देते हैं तो पर्यावरण हमारा सुरक्षित। ये कीवर्ड हैं, इनको आपको याद रखना है। क्या कीवर्ड है ये? यदि इनको यूज करेंगे तो आप अलग से प्रभाव डालेंगे कॉपी चेकर के ऊपर, ठीक है। तो ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, इमारत निर्माण में पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना चाहिए। बहुत सारे शहरों में इसका बड़ा भली भांति तरह से प्रयोग किया जा रहा है। बैटरी हेतु में तत्वों की खोज, इलेक्ट्रिक कार्यों में लंबे समय तक रिचार्जिंग के, है ना, साइड वॉक लैब, ये क्या होती है? ये वर्ड यूज करिए आप। शहरी समस्याओं से निदान, जैसे यातायात ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। यदि डिजिटल, जैसे आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जहां पर आपको टाइम बताता है सिग्नल, वहां पे आप गाड़ी बंद कर सकते हैं। मान लीजिए 60 सेकेंड का सिग्नल है तो आप गाड़ी बंद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि यही चीज नहीं होगी तो आपको लगेगा कि सिग्नल खुल जाएगा तो गाड़ी स्टार्ट हो, नहीं हो तो आप गाड़ी स्टार्ट रखेंगे, ठीक है। तो उससे पर्यावरण को अधिक नुकसान होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो रिसर्च और डेवलपमेंट, पर्यावरण में और कैसे सुधार किए जाना चाहिए। रिसर्च और डेवलपमेंट को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। अमेरिका जैसे देश और ब्रिटेन जैसे देश अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ये देश बहुत खर्च कर रहे हैं पर्यावरण के रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, आप इनका सही प्रयोग करके अच्छी लेखन शैली के साथ पर्यावरण से संबंधित अच्छा निबंध लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी पीडीएफ लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इसकी यदि पीडीएफ, इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर उसे ज्वाइन करिए और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त करिए। यदि हमारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम कोई भी फ्रूटफुल वीडियो यदि डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।